नमस्ते। आज हम सीधे एक ऐसे ग्लोबल संकट की गहराई में उतरेंगे जिसने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों की रफ्तार पर जैसे ब्रेक सा लगा दिया है। सदियों से पूरी दुनिया का व्यापार और तेल की आवाजाही मिडिल ईस्ट के कुछ बेहद संकरे समुद्री रास्तों पर टिकी रही है। लेकिन आज तनाव और टकराव के चलते समंदर का पानी मानो खौल रहा है और ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह थमने के कगार पर है। आज की इस चर्चा में हम समझेंगे कि कैसे दुनिया इस समुद्री नाकेबंदी को बाईपास कर रही है और कैसे जमीन से होकर गुजरने वाले नए रास्ते ग्लोबल ट्रेड का पूरा नक्शा ही बदल रहे हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम समंदर के उन संकरे रास्तों से शुरुआत करेंगे जो इस वक्त संकट में हैं, और फिर केप ऑफ गुड होप के पुराने रास्ते की वापसी को डीकोड करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ नए जियोपॉलिटिकल मास्टर प्लान्स और भारत के कूटनीतिक कदमों की, जो मिलकर भविष्य के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को शेप दे रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, समंदर के नए चोक पॉइंट्स। अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह से तनातनी बढ़ी है, उसने महासागरों के व्यापारिक रास्तों को एक बड़े उबाल पर ला खड़ा किया है। आगे बढ़ने से पहले ये चोक पॉइंट आखिर होता क्या है, इसे एक बॉटल नेक की तरह समझिए। ये समंदर के वो बेहद पतले और हाईली स्ट्रेटेजिक रास्ते होते हैं जिन्हें अगर कोई ब्लॉक कर दे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी और सप्लाई चेन का दम घुटने लगता है। बिल्कुल एक ऐसी नस की तरह जिस पर पूरी दुनिया का ब्लड प्रेशर टिका हो। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20 से 30%। जी हाँ, दुनिया भर के कच्चे तेल का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ एक संकरे रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ये आंकड़ा अपने आप में चीख चीख कर बता रहा है कि इन समुद्री रास्तों पर हमारी निर्भरता कितनी ज्यादा है। यहाँ अगर छोटी सी भी कोई गड़बड़ होती है ना, तो उसका सीधा असर हर देश की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है। इस वक्त दुनिया दो बहुत बड़े समुद्री खतरों को फेस कर रही है। पहला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां ईरान की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि फारिस की खाड़ी के ट्रैफिक पर उसकी सीधी पकड़ है। और दूसरा है बाब अल मंडेब स्ट्रेट। यहाँ हूती विद्रोहियों के हमलों ने दुनिया के करीब 10% तेल को खतरे में डाल दिया है। नतीजा, दुनिया की जो सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियां हैं, उन्होंने अब लाल सागर के इस शॉर्टकट से पूरी तरह तौबा कर ली है। जब समंदर में ऐसा तूफान आता है तो जाहिर सी बात है, दुनिया को नए रास्ते खोजने पड़ते हैं। चलिए देखते हैं कि मिडिल ईस्ट की इस उथल-पुथल से बचने के लिए अब कौन सा ऐतिहासिक रास्ता अपनाया जा रहा है। केप ऑफ गुड होप रूट। दिलचस्प बात यह है कि ये रास्ता कोई नया नहीं है। इतिहास पलटें तो 1498 में वास्को डिगारा ने इसी केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत का रास्ता खोजा था। जून 2025 में जब अमेरिका और ईरान का तनाव चरम पर था, तब भी जहाज़ों को कुछ वक्त के लिए इसी रास्ते की तरफ मोड़ा गया था। लेकिन आज की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। आज इस रूट पर हर दिन औसतन 150 मालवाहक जहाज गुजर रहे हैं। खुले समंदर की तरफ दुनिया की ये वापसी सच में रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। इन दोनों रास्तों का कॉन्ट्रास्ट एकदम साफ है। एक तरफ लाल सागर का वो पुराना शॉर्टकट है जो अब एक बेहद खतरनाक बॉटलनेक बन चुका है, जहां क्षेत्रीय ताकतों का कंट्रोल है, और दूसरी तरफ है केप ऑफ गुड होप। यहाँ खुला समंदर है, पूरी सेफ्टी है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ किसी देश या विद्रोही गुट का कोई दखल नहीं है। दुनिया ने साफ तौर पर खतरे के बजाय सेफ्टी को चुना है। लेकिन इस सेफ्टी की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, और वो कीमत है वक्त। केप ऑफ गुड होप के लंबे रास्ते से यूरोप से एशिया तक पहुंचने में जहाज़ों को अब 10 से 14 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अब आप सोचिए, इतने एक्स्ट्रा दिनों का सीधा मतलब है सप्लाई चेन पर जबरदस्त दबाव। और जब सप्लाई चेन पर दबाव पड़ता है तो दुनिया भर में महंगाई का ग्राफ अपने आप ऊपर जाने लगता है। सिर्फ वक्त ही नहीं, खर्च भी आसमान छू रहा है। जाने माने समुद्री अर्थशास्त्री ब्रायन इंगपेन के मुताबिक इस लंबे रूट की वजह से जहाज़ों की लागत में 30 से 70% तक का भारी जंप आया है। इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल, क्रू की सैलरी और साउथ अफ्रीका के पोर्ट्स पर लगने वाले भारी भरकम चार्ज सब शामिल हैं। स्थिति ये है कि बंदरगाहों पर इतनी भीड़ है कि जहाज़ों को फ्यूल भरवाने के लिए भी लंबे ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ रहा है। तो इस भारी आर्थिक बोझ के बीच क्या दुनिया यूं ही ब्लैकमेल होती रहेगी? बिल्कुल नहीं। यहीं से एंट्री होती है जियोपॉलिटिक्स के नए मास्टर प्लान की, जहां फोकस समंदर से हटकर जमीन पर आ गया है। रणनीति में हो रहे इस बड़े बदलाव को समझने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान देखिए।
उनका कहना है कि हॉर्मुज़ पर कब्जा किए बिना भी इस टकराव को रोका जा सकता है। ये स्टेटमेंट इस बात का साफ इशारा है कि ग्लोबल लीडर्स अब मिलिट्री एक्शन के बजाय आर्थिक और कूटनीतिक घेराबंदी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। भूगोल को मात देने का ऐसा ही एक एग्रेसिव मास्टर प्लान इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से सामने आया है। प्लान काफी सीधा है। खाड़ी देशों से तेल और गैस निकाली जाए, उसे जमीन के रास्ते सऊदी अरब से पार कराया जाए, लाल सागर तक सुरक्षित लाया जाए और फिर सीधा भूमध्य सागर तक पहुंचा दिया जाए। अगर ये मास्टर प्लान जमीन पर उतरता है तो ईरान के समुद्री चोक पॉइंट की अहमियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर भारत कहाँ खड़ा है? मिडिल ईस्ट के इस क्राइसिस पर भारत का नया कूटनीतिक दाव बेहद आक्रामक और बहुआयामी रहा है। चलिए इसे समझते हैं। भारत ने इस सिचुएशन में इतनी तेजी से रिएक्ट क्यों किया? इसके पीछे की वजह बिल्कुल साफ है। भारत अपनी जरूरत की 80 से 85% ऊर्जा आयात करता है, यानी मिडिल ईस्ट में अगर पत्ता भी खड़कता है तो उसका सीधा और गहरा असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ता है। ऐसे में चुपचाप बैठकर इंतजार करना भारत के लिए कोई ऑप्शन था ही नहीं। इसी मजबूरी को अपनी ताकत बनाते हुए भारत ने बहुत तेजी से अपने इंपोर्ट सोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया। रूस आज भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है, जिसका तेल सीधे भारत के पूर्वी तटों पर आ रहा है, यानी हुर्मुज के रास्ते की टेंशन ही खत्म। इसके अलावा अमेरिका के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्राजील के साथ बढ़ती पार्टनरशिप और गुयाना जैसे नए मार्केट्स में एंट्री। भारत ने एक ही बास्केट में अपने सारे अंडे रखने की गलती नहीं की। सिर्फ कूटनीति ही नहीं, भारत ने अपनी नेवल पावर का भी पूरा इस्तेमाल किया है। ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना ने अरब सागर और ओमान की खाड़ी में अपने जंगी जहाज़ों और डिस्ट्रॉयर्स का एक पूरा बेड़ा तैनात कर दिया है। इनका सीधा सा काम है भारतीय झंडे वाले जहाज़ों को एस्कॉर्ट करना और उन्हें पूरी सुरक्षा देना, ताकि बिना किसी खौफ के ट्रेड चलता रहे। लेकिन भारत सिर्फ आज की समस्या नहीं सुलझा रहा है, वो कल के लिए भी तैयारी कर रहा है। आइए देखते हैं भारत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स और वो नए कॉरिडोर्स जो समंदर की मोहताजियत को खत्म कर देंगे। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए भारत ने जमीन के सैकड़ों फीट नीचे अपनी अल्टीमेट लाइफ जैकेट तैयार कर ली है, जिन्हें हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहते हैं। विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पाडुर में ये रिजर्व पूरी तरह से चालू हैं, जो तुरंत तेल की सप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही चंडीखोल और बीकानेर में नए हाईटेक भंडार भी तेजी से डेवलप किए जा रहे हैं। ये लाखों टन कच्चा तेल किसी भी ग्लोबल नाकेबंदी के वक्त भारत की लाइफलाइन बनेगा। इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ है सुएज नहर और हॉर्मुज पर पुरानी निर्भरता, जिसने दुनिया को हमेशा टेंशन में रखा, और दूसरी तरफ है फ्यूचर IMEC, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो समंदर और रेल के जरिए UAE से होते हुए यूरोप को जोड़ेगा, और INSTC, जो चाबहार पोर्ट से होते हुए सीधा रूस तक जाएगा। ये नए कॉरिडोर्स दुनिया के आर्थिक नक्शे को पूरी तरह से फिर से लिख रहे हैं। तो इन सारी कड़ियों को जोड़ने पर आखिर तस्वीर क्या बनती है? हम बढ़ रहे हैं एक ऐसे भविष्य की तरफ जिसे द फ्यूचर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जा सकता है। सच्चाई ये है कि दुनिया अब इन चोक पॉइंट्स की ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुकी है। UAE के हबशान फुजेरा पाइपलाइन और सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये पाइपलाइंस संकरे रास्तों को बाईपास करके सीधे खुले समुंदर तक तेल पहुंचा रही हैं। आज देशों का एक ऐसा ग्लोबल गठबंधन बन रहा है जो सस्ते लेकिन खतरनाक रास्तों की जगह महंगे लेकिन पूरी तरह सुरक्षित रास्तों को चुन रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि ग्लोबल एनर्जी वॉर अब एक ऐसे टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गई है जहां भूगोल किसी देश की किस्मत तय नहीं कर सकता। पानी की नाकेबंदियों को अब जमीन पर बन रही नई पाइपलाइनों और रेलवे कॉरिडोर्स के जरिए हराया जा रहा है। पानी के एक छोटे से हिस्से के दम पर दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने का वो पुराना दौर अब बस खत्म ही होने वाला है। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल, क्या नए रास्तों का ये विशाल जाल दुनिया में हमेशा के लिए एक आर्थिक शांति लेकर आएगा, या फिर क्या ये किसी और बड़े नए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की चिंगारी साबित होगा? ये जो भी होगा हमारी और आपकी दुनिया का भविष्य तय करेगा। इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।